हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कंटिन्यूशन में कल मैंने 2025 जनवरी के एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व किए थे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो अब मैं आपके साथ करूंगी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो हमारा जनरल पेपर यूनिट नंबर 9 है। और मुझे ये भी आपको बताना था कि मुझे काफी बार पूछा जाता है कि मैम मैं कौन से पेपर 2 से सब्जेक्ट से हूँ, क्या आपकी वीडियोस मेरे लिए हेल्पफुल है। तो अगर आप साइंस और मैथमेटिक्स के कैंडिडेट है जिनका नेट एग्जामिनेशन सीएसआईआर कंडक्ट करते हैं, उन्हीं का सिर्फ पेपर पैटर्न और स्ट्रक्चर अलग रहता है, जैसे उनको नेगेटिव मार्किंग रहती है। अदरवाइज अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो जैसे आप ह्यूमैनिटी से हो, साइकोलॉजी से हो, ज्योग्राफी से हो या कॉमर्स मैनेजमेंट से, तो आपको मेरी वीडियोस डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो आप मेरे चैनल को जब एक्सप्लोर करते हैं, आप सिर्फ पेपर 1 की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, क्योंकि पेपर 2 मेरा कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने कॉलेज में आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं, मैं नेट सेट और पीएचडी पर भी सेशंस डिलीवर करती हूँ। और अब मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर अब आ ही चुके हैं, तो आप एक साथ में नोटबुक और डायरी हमेशा मेंटेन करें, क्योंकि जहां से हम पढ़ रहे, किससे हम पढ़ रहे, हमने आज क्या पढ़ा, और जब ये हमको लास्ट मिनट रिवीजन रहेगा, तो आपको वापस मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ले आइए अपनी बुक, भले पॉज कीजिए वीडियो, और पेन भी साथ में लेके आइए और लिखिए। आज हम 2025 के क्वेश्चंस डिस्कस करें, जो अभी एग्जाम कंक्लूड हुआ है 27 जनवरी को। 2025 का जनवरी का पेपर, और ये है जनरल पेपर 1। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल मिशंस ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए, इसका हमें बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एनएपी आगे क्या है मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो ऐसे जब भी कोई शब्द पहली बार पढ़े उसको ध्यान से पढ़िए। नेशनल मिशन से हमारे पास 8 मिशन है, तो हमारे पास ऑप्शंस दिए। ए है नेशनल ओजोन मिशन, बी नेशनल सोलार मिशन, सी नेशनल वाटर मिशन, डी नेशनल एयर मिशन और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। अब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैं बोलती हूँ स्टैटिक क्वेश्चंस, मतलब ये चेंज नहीं होते। एक बार अगर अग्रीमेंट में या साइन हो चुके, या फिर इनको रेटिफाई कर दिया गया है, या जैसे हम मैं बात करूं कॉमर्स की, तो इंडियन कंपनीज एक्ट अगर एक बार 2013 बन गई, तो जब तक उसके रिफॉर्म्स नहीं होंगे वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिनको बार बार हम पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं, बट इन क्वेश्चंस में चेंजेस नहीं हो सकते, बिकॉज इनका सिलेबस ही स्टैटिक है। मेरा कहने का मतलब है, अब मुझे पता है अगर उसमें 8 मिशन है, तो 8 मिशन में जब तक 9th मिशन ऐड नहीं होता, तो 8 मिशन पर वही क्वेश्चंस आएंगे और हम ये याद रख सकते हैं। अब नए क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, जैसे लॉ के सब्जेक्ट में कुछ चेंज हुआ, या फिर जीएसटी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुआ, ठीक है, या टीचिंग में कुछ न्यू मेथोडोलॉजी आ गई, या कोई नया सिस्टम आ गया एनईपी के अंडर, तो वो सारी चीजें सिलेबस स्टैटिक नहीं होती। ठीक है, इनको स्कोर करना इजी है, प्रोवाइडेड आप ये क्वेश्चंस को याद रख पाते। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस जब भी आते हैं, कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट काफी बोरिंग सब्जेक्ट है, काफी वास्ट सब्जेक्ट है, या फिर इनको नहीं पढ़ के होता। तो मैं हमेशा स्ट्रेटेजी बताती हूँ, जब मेरे पास पेपर 1 है, मेरे पास उसमें 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स ईच, मतलब मैं 100 मार्क्स के लिए बैठ। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक का रैंक लाना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। अगर आपका सिर्फ मेहनत करना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, तो डिसेंट हम, जैसे अभी कॉमर्स का मैं बोलूँ, परसेंटेज जनरली 58% टू 63% में रहता है, परसेंटाइल में आता है उनका रिजल्ट। तो उस हिसाब से अगर मैं कुछ क्वेश्चंस को, मतलब मैं स्ट्रेटेजी रखूं, पेपर 1 में कम से कम मैं 70 मार्क्स, और पेपर 2 में कम से कम मैं 130 मार्क्स भी टारगेट करूं, तो मैं 200 मार्क्स लेके आती हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर मैं सपोज मैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को स्किप कर रही हूँ, या फिर मैं ओके ओके पढ़ रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस मुझे आ जाए, तो मैं कहीं उसको कंपनसेट करूँ, मैं अपना डेटा इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग बनाऊं, या मैं अपना टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग बनाऊं। ठीक है, या फिर मैं हमेशा एक स्ट्रेटेजी बोलती हूँ हर टॉपिक से, जैसे पेपर 1 एक जनरल पेपर है, जिसमें मेरे पास हमेशा क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं, मतलब मुझे पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन ही आएंगे, पीपल डेवलपमेंट से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो हर इस पेपर 1 के टॉपिक पर प्रेडिक्टेबल 5 क्वेश्चन है इंटू, मतलब हर को इक्वल वेटेज है 10 मार्क्स की। तो कहीं पर भी आप कंपनसेट करते हो, आप कोशिश कीजिए, जैसे अगर मुझे लगता है कि मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, तो आई वर्क ऑन मोर ऑन द अदर टॉपिक, सो दैट आई डोंट इवन लूज अ सिंगल क्वेश्चन और 2 मार्क्स फ्रॉम एनी ऑफ द टॉपिक। But again, remember what are your goals, whether you want to be all India ranker, or whether you want to qualify junior research fellowship, or you're just
ओके विथ 70% आके मेरा क्वालिफाई हो जाए असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अपनी पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताइए। I hate to create or post videos और upload videos on how I managed getting my rank, या फिर मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी, वो सब नहीं होता, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद डिजाइन कर सकते हैं। आई कैन ओनली जस्ट गाइड यू, सपोर्ट यू एंड हेल्प यू लर्न। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस। अब यहाँ पर अदर स्ट्रेटेजी जैसे मैं लगाती हूँ, मुझे पता है सोलार मिशन इसका आंसर है, तो बी आंसर में आना चाहिए। तो अगर ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने लगाई तो मैं ऑप्शन नंबर कौन से को एलिमिनेट कर सकती हूँ, या मुझे कंफर्म है कि सी आंसर में आना चाहिए, डी। तो देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बी, हम सोलार मिशन इज वन ऑफ द मिशन ऑफ एनएपीसीसी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में कहाँ पर है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ इसमें। ऑप्शन नंबर बी को मैं एलिमिनेट, कहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन 2 में एलिमिनेट कर देती हूँ क्योंकि उसमें बी नहीं है, और 4 में भी मैं एलिमिनेट कर देती हूँ क्योंकि उसमें बी नहीं है, नेशनल सोलार मिशन नहीं। तो अब मेरे पास बचते हैं 1 और ऑप्शन नंबर 3। तो नेशनल वाटर मिशन है क्या उसमें, नेशनल एयर मिशन है क्या, नेशनल ग्रीन। तो ये हमको कब पता लगता है, जब हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हमेशा बोलती हूँ एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस लर्न कर सकते हैं। तो व्हाट इज एनएपीसीसी, थोड़ा आप जाके सर्च कर सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पुरानी चेक कर सकते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट पर, या अगर आपके पास बुक है तो उसमें आज ही पढ़ लीजिए एनएपीपीसी क्या है। 8 missions to address climate change concerns and promote sustainable development. I hope you all know what is sustainability. We have MDGs, then we have SDGs. तो यहाँ पर पहला नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अगर इस बार ये क्वेश्चन अगली बार हो सकता है इनमें से किसी का एक्सप्लेनेशन हो, फुल फॉर्म हो, या कब कौन सा ऐड हुआ, या किसमें कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 8 मिशन थे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास सोलार, वाटर और एयर मिशन है, तो ये हमारे पास सोलार मिशन है। फिर हमारे पास अगर मैं बात करूं वाटर भी मिशन है, और फिर हमारे पास नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया भी है। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए जिसमें ऑप्शन नंबर बी है, सी है और ई आर है। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन नंबर 3 कुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये चीजें पढ़ के जाएंगे तो ही आएगी। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जिसको आप पढ़ाते हो, आप पेरेंट्स हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, या किसी को आप इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ा रहे हो, जैसे ज्योग्राफी की टीचर्स या इन्वायरमेंटल, आजकल तो हम पढ़ ही लेते कहीं ना कहीं से ये, या तो न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो, तो वहां पर ही आपके करेक्ट आंसर बन जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और अलग अलग फॉर्म में पूछा गया और न्यूज़पेपर में आता है बहुत बार। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रिड्यूस्ड एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ अमनेशिया इज नोन एज। अब अमनेशिया क्या है, एक इलनेस, एक बीमारी है जिसमें लोगों की याददाश्त चली जाती है। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ते हो तो वो बोल रहे रिड्यूस्ड एबिलिटी टू रिमेंबर, थोड़ी टाइम में क्षमता कम हो जाती है इन्फॉर्मेशन को, जब हमने अमनेशिया हो जाता है। वो कौन से टाइप का है, क्या उसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, क्या रेट्रोग्रेड अमनेशिया बोलते हैं, क्या फोनोलॉजिकल लूप बोलते हैं, या इंट्रोग्रेड अमनेशिया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो हमें इसकी नॉलेज नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बोलती हूँ हमें डिफिकल्ट लगेगी। ठीक है, इवन इफ आई एज अ टीचर, एज अ mentor may appear for the examination, so there is a possibility even I am not able to answer this question. So my strategy, remember, 80 मार्क्स तक भी ला सकते हैं तो स्कोर कर सकते हैं, 70 मार्क्स तक भी स्कोर कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंड, यहाँ पर ती तुक्का कभी लग सकता है, या फिर हो सकता है आपके घर में प्रॉब्लम किसी को हुई है तो आपको पता है, या आपको अवेयरनेस है। अब जनरल पेपर कैसा है, सबकी नॉलेज चेक कर रहा है, कोई स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट से होगा, तो ये हो सकता है कि किस उसको कोर्स वालों ने पढ़ा है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन कॉमर्स वालों ने पढ़ा होता है, तो पॉसिबिलिटी ये किसी ने पढ़ा। तो यहाँ पर हमें नहीं पता तो हम मार्क नहीं कर सकते, तो देयर इज अ चांस कि हमारा 2 मार्क्स का नुकसान हो जाए। ओके, अब हम, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि डोंट कीप योर आंसर ब्लैंक, because under net examination which is conducted by UGC, I'm not talking about CSIR, we have no negative marking. So rather than keeping it as an empty option, always mark something which you feel could be the right answer. ओके, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन एंट्रोग्रेड अमनेशिया, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो ऊपर डेफिनेशन दी है ये इसी के बारे। ओके, सो यहाँ पर हमारा 4th ऑप्शन है करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2025 की क्वेश्चन नहीं है, ये 2024 की क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन। अब ठीक है, इंसिनरेशन क्या है, जैसे बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इन्वायरमेंटल वेस्ट है, ठीक है, मेडिकल वेस्ट है। तो ये वेस्ट टू एनर्जी मतलब जो वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ये बता रहे ट्रू, मतलब वेस्ट जो हो रहा है, मैन्योर हम उसको बनाते हैं, हेल्प करते हैं, तो एनर्जी इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन एक प्रोसेस है, अगर आप पढ़ेंगे तो
तो बोल रहे इसमें से कौन ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है अबाउट वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन। इट सर्व्स ड्यूअल पर्पज ऑफ डिस्पोजिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी। अब ये वेस्ट से हम एनर्जी बना रहे हैं तो डेफिनेटली उससे एक पर्पज तो ये अचीव हो जाएगा कि हम डिस्पोज करें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और उससे प्रोड्यूस है। तो मुझे लगता है ए आंसर आना ही चाहिए। इट प्रोड्यूसेस फ्लाई ऐश। अब आप इंसिनरेशन प्रोसेस जब पड़ेगी उससे कुछ जलाना कुछ होता है तो उससे फ्लाई ऐश बनेगी, तो बी भी आंसर में आना चाहिए। इट प्रोड्यूसेस बॉटम ऐश एंड इट जनरेट्स अ हाई लेवल टॉक्सिक पॉल्यूटेंट। डेफिनेटली अगर कोई प्रोड्यूसर्स में ऐसे हो रहा तो हो सकता है। एंड इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक मेटल सच एज लेड एंड मर्क्यूरी। तो यहाँ पर है ना सारे ऑप्शंस करेक्ट है। ये सब होता है जब वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन से। ठीक है, ये क्वेश्चन बिना पढ़े नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए कुछ कैंडिडेट्स को लगता है कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, बट थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ हम ये आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन कभी नहीं पढ़ा है, टाइप्स ऑफ वेस्ट नहीं पढ़े, तो आप आज ही इस टॉपिक को खत्म कर दे। द बेस्ट वे टू स्टडी इज whenever you are studying a topic, ensure that you complete it एंड सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। क्योंकि पढ़ के तो हम सबको लगता है सब कुछ आता है, बट जब हम एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर हमें पता लगता है कि हमारे आंसर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मैच द कॉलम आए सबसे पहले लिस्ट 1 की हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स और अफेक्टेड ऑर्गन, ऐसे लिस्ट, मतलब ये बीमारी और कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है ऐसे। तो कभी ये भी घर पर सुना है, किसी का प्रॉब्लम सुना है या न्यूज़पेपर में पढ़ा है तो क्वेश्चन अगेन इट इज सो डिफिकल्ट कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से क्या क्वेश्चन आएगा। अभी बीमारियों पर आ रहा है तो कल डिजास्टर पर आएगा, फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स पर आ सकता है, फिर कहीं पर वाटर की शॉर्टेज है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो पढ़ते टाइप्स ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक, हेमोटोटॉक्सिक, पुल्मोनोटॉक्सिक एंड हेपेटोटॉक्सिक्स। फिर अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, लंग्स, किडनी, लीवर एंड ब्लड। ठीक है, अब मैं कॉमन सेंस लगाती हूँ। मैंने कोरोना में हमने सुना था, हम कोविड में डॉक्टर के पास जाते हैं पुल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो सी एंड लंग्स मैच होना चाहिए, तो मुझे लगता है तो मैं ऑप्शंस में जाती हूँ, देखती हूँ सी और 1 कहाँ पर मैच हो रहा है, तो वापिस सी और 1 एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी 1 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर तो इनफैक्ट 1 ही करेक्ट आंसर है, बट मैं आपको बता रही हूँ मैंने कैसे जजमेंट किया। अब हो सकता है आपको किडनी के बारे में पता था, ब्लड के बारे में पता था, या आपको पता था एक्चुअली हेमेटोटॉक्सिक क्या है। तो देख लेते हैं ए और 2 क्या मैच हो रहा है। तो नेप्रोटोटॉक्सिक किससे मैच हो रहा है, किडनी से। हेमेटोटॉक्सिक से 5 एंड बी एंड 4। ठीक है, सी एंड 1 लंग्स एंड डी एंड 3। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। तो आज ये क्वेश्चन आया इस बीमारियों पर, कल किसी और पार्ट्स अफेक्ट हो सकता है, डोनेशन ऑफ द आईज, डोनेशन ऑफ द ऑर्गन्स पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल ये, ठीक है, बट कुछ चीजें जैसे पॉल्यूशन, एसडीजी, या फिर मैं बोलूं हर बार गवर्नमेंट की मिशन पर आ रहा है तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नॉलेज दिया है, बट प्रॉब्लम क्या है, इस बार ये क्वेश्चन आए तो अगली बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो कितना पढ़े और कैसे पढ़े, इसलिए अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर हम कॉमन सेंस से क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, जहां पर हम मेहनत कर सकते हैं। आई बिलीव 50% पेपर इज इजी, हमने पढ़ा होता है, आगे 30% की ही मेहनत करनी है, और अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है तो थोड़ी और मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमेशा 17 गोल्स को याद रखिए। अब जैसे इसको स्टोरी बना सकते हैं, अगर पावर्टी नहीं होगी तो लोगों के पास खाना होगा, अदर पावर्टी और खाना होगा तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग भी होगी, तो ऐसे रिलेट कीजिए। और अदर पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो लोग क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम पढ़ लिख जाते हैं तो हम देखते हैं हम जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन ना करें, तो जेंडर इक्वालिटी है। तो देखिए ऐसे कुछ फ्लो की तरह, स्टोरी की तरह आप याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आते हैं। अभी पूछ सकते हैं आप तो गोल नंबर 11 कौन सा था, या गोल नंबर 12 क्या है, या फिर हमारा उनका क्वेश्चन आता है एमडीजीज और एसडीजीज को मिक्स कर देते स्टेटमेंट्स में और बोलते बताइए इसमें से कौन सा एमडीजी या कौन सा एसडीजी। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन एसडीजीज। ओके, 17 गोल्स फुल फॉर्म से लेके 13 गोल, जैसे क्लाइमेट एक्शन, 8 डिसेंट हो गया, फिर उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट वाला किसमें गोल आ रहा है। ओके, तो हमेशा आप ये चीजें पढ़ के जाइए, क्योंकि ये चीजें की चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये 17 गोल्स चेंज नहीं होंगे, हमको उसको पढ़ के जाना है सर। ठीक है, और फिर ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो 2000 थे, वी फेल टू अचीव दिस गोल्स एंड हेंस एसडीजीज केम इनटू एक्स। सो यहाँ पर इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, तो वहां पर वुमन एम्पावरमेंट है कि नहीं चेक कीजिए। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability, develop a global partnership for development. Okay, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखिए मैंने बताया नेचुरल डिजास्टर्स पर आते हैं। द ओनली डिफिकल्टी विथ सच क्वेश्चंस इज, और व्हेन हाउ व्हाई वी फेल टू आंसर सच क्वेश्चंस इज बिकॉज यहाँ पर है ना कभी कभी हमें डिजास्टर के नाम ही नहीं पता होते,
अब ड्रॉ फ्लड वाइल्ड फायर तो कॉमन है, बट अदर टाइफून, या मुझे फिर इंग्लिश में उसका मतलब नहीं पता, सुनामी और मैं बोलूँ टोर्नेडो में क्या डिफरेंस है, देन इट बिकम्स अ चैलेंज। ठीक है, तो थोड़ा इनके बारे में पढ़ के जाइए, रिसेंट अवेयरनेस देखिए, कहीं पर कोई डिजास्टर हिट हुआ है या फिर कुछ बहुत ज्यादा मेजर इशू हुआ था, जैसे वाइल्ड फायर, फायर लगी थी, कहाँ लगी थी, कोई फॉरेस्ट में क्या था, तो ऐसे पढ़ के जाइए, तो उससे क्या होता है ना, अपडेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। मैन मेड डिजास्टर, ट्रेन एक्सीडेंट, एविएशन, शिपरेक, स्ट्रक्चर कोलैप्सेस, ब्रिज कोलैप्सेस, ओके। तो ये सारी चीजें आ सकती है। मैनमेड डिजास्टर कौन सी एजेंसी को सपोर्ट करना होता है, क्या गवर्नमेंट ने इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ स्कीम्स बनाई है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा टर्म मैंने बताया, कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे टर्म बायोडाइवर्सिटी इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट मींस द रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ लाइफ ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स। तो क्या संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई का मैं बात करूँ, ये आता है बायोडाइवर्सिटी में, तो आज पढ़िए बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितने स्पीशीज के है, या फिर कौन सी चीजें रिजर्व रखी इनके लिए बायोडाइवर्सिटी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, अब नॉन रिन्यूएबल का क्या दूसरा नाम है, रिन्यूएबल का क्या दूसरा नाम है, ठीक है। और फिर वो ऐसे कुछ, विच ऑफ दिस इज अ नॉट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब जब भी आपके पास क्वेश्चन में दो नेगेटिव आ जाते हैं, नॉट और नॉन, उन दोनों को कैंसिल करके उसको रीड कीजिए, ठीक है, तो आंसर में दिक्कत नहीं आती। हमेशा आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे कंप्यूटर पर जब आप बैठते, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी आर नॉट एबल टू स्ट्राइक डाउन व्हेन, इनफैक्ट आई बिलीव दैट समटाइम्स कुछ चीजें हम अगर पेपर पेन पर सॉल्व करते तो इजी हो जाती है। ओके, सो ऑलवेज इंश्योर दैट यू ऑल्सो डू मॉक प्रैक्टिस ऑफ एनटी एग्जाम, इट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जस्ट you can type on the Google search engine mock testing NTA net paper, so you'll get the link, okay। तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको यूजर इंटरफेस, फिर पर्पल किसके लिए, ग्रीन किसके लिए, वो सब पता लग जाता है, और घर बैठ कर एक बार प्रैक्टिस हो जाती है। अब विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, कौन से कंट्री में ज्यादा यूज होते हैं रिसोर्सेज, या फिर सोलार गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है सोलार के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक बसेस जैसे आ गई है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, कैसे ही क्वेश्चंस भी बहुत बार आते ही है। ठीक है, बहुत सारे अग्रीमेंट्स जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, और हर बार इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है नेट का, और अभी पेरिस एग्रीमेंट है क्या, सीओपी क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइए। कोई इन्वायरमेंट के लिए कुछ अग्रीमेंट साइन होने वाला है, या कौन सी कंट्री के साथ हमने कोई अग्रीमेंट किया है, वो सारे क्वेश्चंस आपको रोज न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहेंगे। ठीक है, फिर बहुत सारी ये आती कॉन्फ्रेंसेस के, कौन सी कॉन्फ्रेंस को ये, जैसे ये इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, सेकेंड वाला यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा ये वर्ड्स, ये समिट कहाँ पर चल रहा है, या ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर चल रही है, या लास्ट कहाँ पर हुआ था, तो ये सारी बहुत बारी क्वेश्चंस आते हैं। स्टॉकहोम वाला तो रायोडिजन, ये बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट में बनाई हुई वीडियोस है, पेपर 1 की प्लेलिस्ट है, और उसमें बहुत सारी वीडियोस है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराए हैं। और हमेशा याद रखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखिए, क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, मार्क्स नहीं आते। और एक बार आज मुझे क्वालिफाई एक ही बार करना है, नहीं सिर्फ बार बार करना है। ओके, सो आप ये याद रखिए कि ये आपको कैसे पढ़ के जाना और स्ट्रेटेजी क्या। तो यहाँ पर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के, स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि नेट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, बट अगर आपको पीएचडी के लिए भी एनरोलमेंट करना है तो यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से नेट को देना पड़ता है पीएचडी के लिए, और उसके लोवेस्ट मार्क्स से भले, बट फिर उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, तो आपको 1 ईयर में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए पीएचडी के लिए। ठीक है, हर स्टेट में अलग गाइडलाइंस हो सकती है फॉलो, हर यूनिवर्सिटी हो सकता है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अब भी ले रही हो, तो आप जोन से भी यूनिवर्सिटी के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं, आप वहाँ की गाइडलाइंस चेक कीजिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो सेट एग्जामिनेशन की सिर्फ डेट डिक्लेयर हुई है, 15 जून, अब तक फॉर्म्स रिलीज नहीं हुए, और नेट एग्जामिनेशन तो अभी कंक्लूड हुआ है, तो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़े टाइम में। और फिर मुझे उम्मीद है कि जून में फिर से नेट एग्जामिनेशन आएगा। याद रखिए, हमेशा नेट के लिए पढ़ाई कीजिए, स्टेट लेवल का एग्जाम सेम सिलेबस है, तो जब सिलेबस ही सेम है तो ऐसे मत सोचिए कि नेट डिफिकल्ट होगा, सेट इजी, बिकॉज व्हेन यू क्वालिफाई नेट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एनीवेयर इन इंडिया, बट इफ you qualify a state level test, then your job prospects are limited to that state. Okay, so see you in the next lecture, and all the best. Do like, share and subscribe.